हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आज आर्थिक विकास से दूसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, चाकू धार समस्या किसके नाम से संबंधित है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैराल्ड के। हैराल्ड का कहना था जब अभीष्ट वृद्धि दर, जिसको GW से डिफाइन करते हैं, जब अभीष्ट वृद्धि दर तथा वास्तविक वृद्धि दर, जिसको G से डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अभीष्ट वृद्धि दर और इसको कहते हैं वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था जब अभीष्ट वृद्धि दर तथा वास्तविक वृद्धि दर कोई विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था को आवश्यक स्थिति रेखा से जो है दूर ले जाती है। अतः सार्वजनिक नीति जो होती है उसका एक काम है कि इस दूरी का धार संतुलन को बनाए रखना, अर्थात कहा जाए तो G तथा GW को समान रखा जाए। वही क्या कहलाता है? चाकू धार समस्या कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हैराल्ड के नाम से जो है संबंधित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? तो ब्याज दर। ठीक है, ब्याज दर यह है निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है। निर्धनता का जो दुष्चक्र होता है किस प्रकार डिफाइन होता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे होता है कम उत्पादकता, ठीक है। उसके बाद दूसरे यहाँ पे आ जाएगा आपका, तीर करके बना सकते हैं, कम आय, ठीक है। फिर यहाँ पे बना सकते हैं आप ऐसे करके कम बचत, ठीक है। फिर यहाँ पे आप तीर करके बना सकते हैं कम निवेश, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बना सकते हैं इसके बीच में पूंजी की कमी, ठीक है, पूंजी की कमी। तो यहाँ पे पूंजी निर्माण, निवेश, उत्पादकता सभी आ जाते हैं इस गरीबी के दुष्चक्र में, लेकिन ब्याज दर ये नहीं आता है। तो प्रश्न में आपका पूछा है कि ब्याज दर निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है, तो ब्याज दर उसका अवयव नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया? क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो एच लेवेंस्टीन ने, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर हार्वे थे, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर हार्वे लेवेंस्टीन, और इन्होंने बताया था कि अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुष्चक्र पाया जाता है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन स्थिति के गिर्द रखता है। इस दलदल से निकलने का मार्ग है एक निश्चित क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न, जो प्रति व्यक्ति आय को जो है उस स्तर तक बढ़ा दे जिस पर सतत विकास कायम रह सके। यही उनका इस क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत से प्रतिपादन था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैराल्ड मॉडल में बचत फलन का जो है सही स्वरूप कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ST बराबर BYT। ठीक है, हैराल्ड के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में किसी समय, टी जहाँ पे क्या है, टी जहाँ पे टाइम है, समय है, किसी समय में बचत की इस अवधि को प्राप्त आय YT को आय माना था। ठीक है, आय माना था। ठीक है, अवधि की प्राप्त आय YT की एक निश्चित अनुपात, यस क्या है, अनुपात है। ठीक है, निश्चित अनुपात है, अर्थात कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, वही क्या होता है, ST बराबर BYT। यही हैराल्ड मॉडल के बचत फलन का सही फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे यस क्या है, यस है अनुपात है, टी क्या है टाइम है, और यस वाई क्या है, YT क्या है, ये आय है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है, कौन सा स्थिर नहीं रहता पूछा है। तो पूंजी श्रम अनुपात जो होती है वो स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोलो मॉडल इनको या तो नियो क्लासिकल भी कहते हैं। ठीक है, सोलो मॉडल को नियो क्लासिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये उत्पादन फलन में आगत के रूप में जो है प्रयुक्त पूंजी तथा श्रम के बीच प्रतिस्थापन की संभावना आर्थिक समृद्धि के साथ पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन संभव कर देती है। अर्थात अगर कहा जाए तो Q बराबर जो होता है F ब्रैकेट में K, मतलब गुणनफल इसका होता है K। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है, ये श्रमिक उत्पादन है। ठीक है, श्रमिक उत्पादन है, और K क्या है, श्रमिक पूंजी है। ठीक है, श्रमिक पूंजी है। अब इसको देखा जाए तो बचत आय अनुपात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रहती है। तो वहीं पे यहाँ पे बचत आय अनुपात, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों जो है वहाँ पे स्थिर रहती हैं। लेकिन ये जो पूंजी श्रम अनुपात होता है, इसका अवयव ये स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेराल्ड मॉडल के विकास की वांछित दर GW बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है। तो ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटे पूंजी माइनस उत्पाद का अनुपात, ठीक है, इसके बराबर होती है। ठीक है, हेराल्ड ने बताया था कि यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि पाई जा सकती है। जब एक बार सतत वृद्धि में बाधा बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था असंतुलन हो जाती है, तो संचयी शक्तियाँ इस विचलन को बनाए रखने में लगी रहती हैं, जिससे जो है दीर्घकालीन अवस्फीति या स्फीति हो सकती है। ठीक है, तो हेराल्ड मॉडल में विकास की जो है वांछित दर इन्होंने ये बताया था। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, GW बराबर यस अपान CR। ठीक है, यस क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, और सी क्या है, पूंजी है, और उत्पादन अनुपात R है, और ये क्या है, GW अभीष्ट वृद्धि दर है। ठीक है, क्या है, अभीष्ट वृद्धि दर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का अर्थ है। यहाँ मुद्रा के 2 बार हो गया है। देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का अर्थ क्या होता है। तो घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, ह्रासमान करेंसी के मूल्य में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की पूर्ति की मांग के ऊपर जो है आधिक्य के कारण होगा। यह बाजार की शक्तियों की क्रियाशीलन का परिणाम होगा। ठीक है, तो जब घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाता है तो देश की मुद्रा मूल्य ह्रास माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो निजी वाहनों की संख्या ये उसका तत्व नहीं है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन जो है 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक तथा उनके सहयोगी थे AK सेन तथा सिंगर हंस ने जो है किया था। ठीक है, और HDI के 3 आयाम हैं, यानी मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम हैं, 3 आयाम हैं। ज्ञान, दूसरा है जन्म के समय जीवन, और तीसरा है प्रत्याशा और जीवन निर्वाह का स्तर। ठीक है, तो ये मानव विकास सूचकांक के जो है 3 क्या माने जाते हैं, आयाम भी माने जाते हैं। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के प्रबल आयाम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत। ठीक है, प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था रोजेस्टीन रोडान ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास के प्रबल धक्का दृष्टिकोण का प्रतिपादन, इसको प्रबल धक्का दृष्टिकोण भी कहीं कहीं पूछता है। इसका प्रतिपादन जो है रोजेस्टीन रोडान ने किया, जो इस मान्यता पर आधारित है कि अल्पविकसित देशों को पिछड़ेपन तथा गरीबी के भंवर से जो है बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समुदाय में औसत बचत दर 18%, पूंजी उत्पादन अनुपात 4% तथा जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% वार्षिक हो तो समुदाय की प्रति व्यक्ति समृद्धि दर क्या होगी? ठीक है, तो समृद्धि दर जी बराबर क्या होता है? बचत की दर यानी यस बटे वर्तमान पूंजी उत्पाद का अनुपात। ठीक है, वर्तमान पूंजी उत्पाद का अनुपात, वर्तमान पूंजी उत्पाद का अनुपात, यही फार्मूला होता है। तो बचत की दर कितना दिया है? 18% बचत दर, तो 18 बटे और क्या दिया है? वर्तमान पूंजी उत्पाद दर कितना दिया है? वर्तमान पूंजी उत्पाद दर दिया है 4%। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौक को 16, 2 18, 4 5 20, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? तो प्रति व्यक्ति समृद्धि दर क्या होगी? तो प्रति व्यक्ति आय का आनुपातिक वृद्धि दर क्या होता है? आर्थिक वृद्धि होता है, आर्थिक वृद्धि। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर बटे जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, यही फार्मूला होता है। तो अब हमारा आर्थिक वृद्धि दर कितना निकल गया? 4.5। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर कितना दिया है? 1.5% दिया है, जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% दिया है, तो 1.5 हो जाएगा। जब 4.1 में भाग करेंगे 1.5 का कितना आ जाएगा जी? 3% आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3% होगा प्रति व्यक्ति समृद्धि दर। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला जो है फार्मूला पर रख देंगे तुरंत आज आपका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मार्क्स के विकास मॉडल में शोषण की दर को प्रदर्शित करता है? शोषण की दर को कौन सा प्रदर्शित करता है? तो यस बाई बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यस बाई बी जो है अनुपात को मार्क्स ने जो है शोषण की दर कहा है। शोषण की दर यस बाई बी जो है राष्ट्रीय आय में लाभों के भाग को मजदूरियों के भाग से अनुपात को प्रतिनिधित्व करती है। जो यस बाई बी है ये राष्ट्रीय आय में लाभों के भाग को ये मजदूरियों के भाग से अनुपात को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैराल्ड डोमर समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है? तो ये स्थिर मानता है। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं इसके पहले वाला, स्थिर मानता है। ठीक है, हैराल्ड के अनुसार जो है किसी समय में श्रम तथा पूंजी की लागत को निर्गत में परिवर्तित करता है और हैराल्ड मॉडल जो है उत्पादन फलन के स्थिर गुणांक को आधारित है, अर्थात K/L के रूप में देखता है, या पूंजी श्रम अनुपात स्थिर है, कोई प्राविधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ स्थिर है, वही हैराल्ड डोमर समृद्धि की दर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैराल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। तो यहाँ पे बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होता है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्थिर इसमें है, ह्रास नहीं हो रहा यानी स्थिर है, बचत एवं विनियोग इसी वर्ष के आय से संबंधित होते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होता है, ये उसके मॉडल में मान्यता इसकी नहीं दी गई है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है, कैसी होती है? तो पूर्णतया लोचदार होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुईस अपने मॉडल को इस कथन से प्रारंभ करते हैं कि निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ण लोचदार पूर्ति का क्लासिकी मॉडल अनेक अल्प विकसित देशों पर सही ठहरता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की तुलना में अति जनसंख्या वाली होती हैं और परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है नगण्य हो जाती है या कहे तो शून्य हो जाती है और कभी कभी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि श्रम की पूर्ति जो है असीमित होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।